ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का विजयनगर एम्पायर हो चुका था, है ना। विजयनगर कंप्लीट था और विजयनगर के बाद में अब नया एम्पायर जो है बहमनी एम्पायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत उन शासकों की बात कर रहे हैं जो शासक दक्षिण भारत के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तारीकरण किए हुए थे। ठीक है, तो उसी की चर्चाएं चल रही है। उसी चर्चा में दक्षिण भारत में, मध्यकालीन भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पूरा एम्पायर था विजयनगर था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट एम्पायर इज बहमनी एम्पायर। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इसके बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, बहमनी एम्पायर से पहले मैंने आपको विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ बोला था करने के लिए, वो किया होगा आप लोगों ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोले थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोले थे, एमसीक्यूज बोले थे। एटलीस्ट आपने वो कर लिए होंगे कम से कम कि 20-20, 30-30 क्वेश्चन पिछले साल के देख लेना, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि विजयनगर एम्पायर से आने वाले क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और कैसे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। और ज्यादातर चेहरे देख कर लग रहा है क्वेश्चन नहीं किए गए हैं, है ना। बस भरत का नाम सुनाई दे रहा है, बाकी सब ना 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 वाले हैं, है ना। तो कब होंगे ये क्वेश्चंस? मैंने बोला था एक दिन की छुट्टी भी मिल गई, अच्छा खासा समय भी मिल गया था, है समय मिल गया था, यूटिलाइज कर सकते थे उसको, पूरा टाइम भी मिला था। और परसों भी अच्छा खासा टाइम था। 2 दिन में सिर्फ क्वेश्चंस कितने लगाने थे? मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन लगा लेते तो काम हो जाता विजयनगर एम्पायर में। तो आपका एक बहुत अच्छा रिविजन हो सकता था। अब मैं अगर उसे क्लास में कराऊंगा तो आपको पता कितना समय खराब होगा उसके लिए, है ना। और पूरा का पूरा अगला चैप्टर हम जहाँ रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं पूरा, उसमें हम विजयनगर एम्पायर को रिवाइज करने में निकालते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए आप लोग से कहता हूँ कि घर पे खुद स्वयं लगा लिया करो क्वेश्चन, जिससे आपका रिवीजन हो जाया करे। वरना मैंने बोला था पहले भी, ये सिर्फ मेरी तरफ से खत्म हो रहा है टॉपिक, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है और उसका फायदा नहीं मिलेगा आप लोग को, है। चलो देख लो, 8-10 क्वेश्चन दिखाई दे तुम लोग, देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन इसमें से। पहले 1 लाइनर से शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, संगम वंश का सबसे महानतम शासक, जल्दी जल्दी बताते जाइए, आगे बढ़ते चलेंगे। संगम वंश का 4 वंश थे, 4 वंशों की बात करी थी, संगम, सुलोभ, तुलोभ और अराविदु। उसमें सबसे संगम का सबसे महानतम शासक कौन कहलाएगा? देवराय द्वितीय। देवराय सेकंड ही तो है ना। तो देवराय सेकंड को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने बात की थी किस तरीके से इसने एक्सपेंशंस किए थे, है ना, और काफी विस्तार किया था। विस्तारवादी नीतियों के तहत देवराय द्वितीय को बोला जाता है। तुलुभ वंश का सबसे महान शासक संगम, सुलूभ और तुलुभ, तीसरा वंश कौन है? कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय को हम बोलते हैं। कृष्णदेवराय ही सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिटेल में भी हमने इसी को पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर जाना जाता है। अराविदु वंश का सबसे महानतम शासक, सबसे लास्ट वंश है अराविदु वंश, और उसमें मैंने 3 ही शासक बताए थे आपको, और तीनों शासक ऊपर लिखे हुए। वेंकट द्वितीय, ठीक है, वेंकट द्वितीय को सबसे महानतम शासक और श्रीरंगन थर्ड को अंतिम शासक बोला जाता है। ठीक है, सबसे महानतम वेंकट द्वितीय को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर का दौरा करने वाले यात्री निकोलो कोंटी कौन से देश के मूल निवासी थे? इटली। ठीक है, इटली के मूल निवासी थे। यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था विजयनगर की? बहुत सारे यात्री पढ़े हमने, निकोलो कोंटी, रज़ाक, है ना, और फिर उसके बाद बार्टोलोमो डियास पढ़ा, अब्दुल रज़ाक पढ़ा, बहुत पढ़े थे ना, कई सारे यात्री हैं। इन यात्रियों में सबसे पहले यात्रा किसने करी थी विजयनगर की? सी नहीं, निकोलो कोंटी ही इसका आंसर होगा। सबसे पहले हमने भी बात करी ना, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में, और संगम वंश का शासक है देवराय प्रथम। तो सर्वप्रथम आने वाला कौन होगा? निकोलो कोंटी ही होगा। ध्यान रखिएगा किस समय में कौन आया था। ठीक है, किस यात्री ने सबसे पहले विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किया था? डिस्कस किया था हम लोग ने इसके बारे में। सती प्रथा हो गई है, या फिर बाल विवाह भी चल रहे थे उस समय, बहु विवाह भी जैसी चीजें दिख रही थी, तो महिलाओं के प्रति बहुत सारी क्रूरताएं भी दिखाई दे रही थी। ये सब का वर्णन कौन कर रहा है यहाँ पे विजयनगर में? हाँ, नीचे और ऑप्शन यही करेंगे। हाँ, निकोलो कोंटी, है ना, निकोलो कोंटी तो करेंगे। निकोलो कोंटी ही देवराय प्रथम के समय में आए, और देवराय प्रथम के ही समय में महिलाओं की दशा और दिशा सब बताई जा रही है। उसी समय सती प्रथा का भी वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, निकोलो कोंटी ही थे। ठीक है, कौन से शासक के काल में आए थे? अभी देवराय प्रथम हमने देखा। ठीक है, देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी आए। निकोलो कोंटी ने क्या करा के सती प्रथा या महिलाओं की दशा का वर्णन किया हुआ है अपने वहां पे जो भी राइटिंग्स थी उसमें। ठीक है, विजयनगर का दौरा करने वाले अब्दुल रज़ाक कौन से देश के मूल निवासी थे?
कहाँ के थे? नहीं, अलग अलग। फारस तो पूरा समूह आ जाता है उसके अंदर, तो मेजर हमें फारस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो फारस के साथ में जाएंगे। फारस का ही उन्हें बोला जाता है यात्री, ठीक है, पर्शियन यात्री बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल रज़्ज़ाक एक पर्शियन ट्रेवलर थे, फारस के यात्री थे जो भारत के अंदर दौरा करने के लिए आए थे। कौन से शासक के काल में आए थे अब्दुल रज़्ज़ाक? कौन से शासक के काल में आए थे? देवराय सेकंड। ऑप्शन से ही समझ आ जा रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि हरिहर बुक्का के समय में ऐसा कोई लिखा नहीं है ना, और ना हरिहर द्वितीय के समय में, देवराय द्वितीय के समय में आए, ठीक है। अगर यहाँ देवराय प्रथम भी दिया है तो ध्यान रखना देवराय प्रथम में सिर्फ निकोलो कोंटी है, ठीक है, और देवराय द्वितीय में अब्दुल रज़्ज़ाक दिखाई देते। तो कौन से शासक के समय में कौन सा यात्री आया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विजयनगर जैसा शहर पूरी दुनिया में ना तो आंखों से देखा जा सकता है ना ही कानों से सुना जा सकता है। ये स्टेटमेंट है, ये पूछा गया स्टेटमेंट है। कौन से राइटर ने इसके बारे में बोला और कब बोला, किस समय बोला? निकोलो कोंटी ने बोला, अब्दुल रज़्ज़ाक ने बोला था, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखिएगा और अब्दुल रज़्ज़ाक की बात याद रखिएगा। फारस की खाड़ी से निकल के जब उन्होंने तमाम देशों का दौरा किया था, उन तमाम देशों में जब वो विजयनगर के अंदर पहुंचे तो विजयनगर में पहुंच के उन्होंने विजयनगर के बारे में ये शब्द यूज किए थे। ना ही आंखों से कभी ऐसा कुछ देखा और ना ही कानों से कभी ऐसा कुछ सुना था। इतना संप्रभु कहलाता था कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर, ठीक है। बारबोसा, डुआर्ट बारबोसा कौन से देश के मूल निवासी थे? चार ऑप्शन है, पुर्तगाल, रूस, ईरान, मोरक्को। बारबोसा ध्यान रखिएगा पुर्तगाली निवासी है, ठीक है। बारबोसा कौन है? पुर्तगाली निवासी है। बारबोसा ने पुर्तगाल से यहाँ पे भारत के अंदर दौरा किया था, ठीक है। कौन से शासक के काल में आए थे बारबोसा? तो ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय के समय के अंदर बारबोसा ने भारत के अंदर यात्रा की, ठीक है। पुर्तगाली यात्री, मैंने बोला भी था पुर्तगाल के संबंधों का उल्लेख कृष्णदेव राय के समय में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो पुर्तगाल और कृष्णदेव राय दोनों के संबंध बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। उसी समय में एक यात्री भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है, जो वहां से आया और उसको प्रोटेक्ट किया गया था यहाँ पे। बारबोसा कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे और किसके समय में आए? कृष्णदेव राय के समय काल के अंदर आए। आधिकारिक भाषा विजयनगर की तेलुगु, ठीक है, तेलुगु इसकी आधिकारिक भाषा थी। तेलुगु, संस्कृत और एक तमिल, इन तीन भाषाओं में ही ज्यादातर वहां पे जो भी चीजें लिखी गई वही लिखी गई थी, और तेलुगु को वहां की प्रशासनिक भाषा बोला जाता था, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी फॉर्म में, वन लाइनर बना के मैंने आपके सामने इसलिए रखा है जिससे आप आंसर कर लो। कौन से देवता की पूजा करते थे विजयनगर के शासक? विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष की पूजा करा करते थे, बताया था इसके बारे में भी। राजकुमार के राज्याभिषेक को क्या कहा जाता था? राजकुमार के राज्याभिषेक को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, आ गया तो कर लेते हैं। राजकुमार के राज्याभिषेक की बात हो रही है, ठीक है, हाँ, कोरोनेशन की बात हो रही है। इसको पट्टाभिषेक बोलते हैं पहली चीज तो, ठीक है। पट्टाभिषेक का मतलब ये होता है कोरोनेशन, ठीक है, किसी को भी शासक बनाना या उसका ये बेसिकली उसको शासक के तौर पर नियुक्त करना, ये पट्टाभिषेक होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक वर्ड यहाँ पे आपको अयंगर दिख रहा होगा, अयंगर दिख रहा है। अयंगर प्रणाली की बात नहीं की थी हमने, वहां पे नायकर प्रणाली की बात कर ली थी। नायकर प्रणाली तो याद होगी, अमर नायक सिस्टम बताया था मैंने आपको, वही नायकर प्रणाली है जिसमें एक नायक होता था और कैसे पूरी व्यवस्था चलती थी, जैसे मनसबदारी में चला करती है ना, वैसी पूरी व्यवस्था अमर नायक की तरह चलती थी। यहाँ अयंगर व्यवस्था दी हुई है, इसको समझिए थोड़ा सा। अयंगर व्यवस्था जो विजयनगर एम्पायर के अंदर है, उसमें क्या होता था, ग्राम प्रशासन को हैंडल करने के लिए या ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए अयंगर व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स में इस फैक्ट को पूछा जा चुका है, हाँ, ये पूछा जा चुका है कि अयंगर व्यवस्था कौन सी व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो अयंगर प्रणाली या अयंगर व्यवस्था के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। कैसी व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है? मैंने क्या बताया, एक ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए इस व्यवस्था को किया जाता था। ग्राम के अंदर अयंगर को नियुक्त किया जाता था, वो ग्राम प्रशासन को चलाते थे और ऐसी इकाई के लिए टोटल 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता था और
और ये 12 लोग मिलके ग्राम के प्रशासन को चलाने का कार्य किया करते थे। ठीक है, तो अयंगर व्यवस्था में क्या हो रहा है, ग्राम प्रशासन को चलाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी नियुक्ति कौन करता था, केंद्र ही इसकी नियुक्ति किया करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जो कौन है, जो राजा है, वही राजा क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति करेंगे। तो अयंगर प्रणाली और ये अमरनायक या नायकर प्रणाली लगभग एक जैसी व्यवस्था है। ठीक है, पोलीगर शब्द सुना होगा आप लोग ने, एक बार पीसीएस में पूछा गया था पोलीगर कौन है या पोलीगर कौन थे, पीसीएस में पूछा गया एक बार। ठीक है, ये यात्री हुआ करते थे। कौन थे, यात्रियों को बोला जाता था। जो विदेशी यात्री भारत के अंदर आते थे उनको क्या बोला जाता था, पोलीगर से बोला जाता था। पोलीगर की अगर मैं बात करूं, अब्दुल रज़ाक है ना, निकोलो कोंटी, इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलीगर बोल सकते हैं। भारत के अंदर आने वाले यात्रियों को क्या बोला जाता था, पोलीगर बोला जाता था। ठीक है, और बेसिकली इनको थोड़ा बहुत ऐसा भी दे दिया जाता है कि व्यवसाय करने के लिए जो लोग भारत की यात्रा करते थे, ऐसे लोग भी पोलीगर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सबसे याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे एकदम समझाने का था अयंगर प्रणाली, वो समझ गए होंगे आप लोग। केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं था, समझिए इस बात को। विजयनगर में केंद्र प्रशासन चला करता था, सरकार सर्वोच्च थी, है ना, रॉयल काउंसिल होगी, वहां पे शासक है तो रॉयल काउंसिल होगी। सामान्य परिषद, एक परिषद भी बनाई जाती थी जो पूरा संचालन किया करती थी। मंत्री परिषद तो थी, वो पूरा का पूरा संचालन करी। अयंगर प्रणाली केंद्र प्रशासन का हिस्सा नहीं थी, कहां का थी, ग्राम प्रशासन का, भी हमने देखा है ना। तो अयंगर प्रणाली कहां का हिस्सा थी, ग्राम प्रशासन का हिस्सा थी। ध्यान रखिएगा, कितने अधिकारी, 12 अधिकारी, अभी देखा हमने। अयंगर अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार, केंद्रीय करेगा नियुक्त, है ना, देखा भी हमने। सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी इसमें, विजयनगर एम्पायर के अंदर, घोड़े, काली मिर्च, सोना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा आयात करने वाली वस्तु भी, दोनों लिखी हुई है, निर्यात करने वाली सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल। इसमें से काली मिर्च इसलिए होगा क्योंकि सबसे ज्यादा विजयनगर के एम्पायर के लोग मसाले निर्यात करते थे, और मसालों में हमें काली मिर्ची दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली चीज कौन सी होती थी, काली मिर्च होती थी। आयात सबसे ज्यादा क्या करते हैं, घोड़े, आयात। मैंने भी बताया था, कोंकण का तट लड़ाई ही किस बात की थी, विजयनगर और बैमनी में, घोड़ों को लेके थी, है ना। तो बेसिकली घोड़ों का ही आयात सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो सबसे ज्यादा आयात किसका करते थे, घोड़ों का करते थे। सबसे ज्यादा निर्यात किसका करते थे, मसालों का। और अगर काली मिर्च दिख रहा है तो काली मिर्च। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए, इसका मिलान करना है थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हरिहर द्वितीय दिया, देवराय द्वितीय दिया, कृष्णदेव राय दिया, देवराय प्रथम दिया। अब चारों पढ़ो जरा। विजयनगर के लिए उड़ीसा जीता। ठीक है, फिरोज शाह बेमनी से पराजित होकर तुंगभद्रा पर बांध भी बनवाया। बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। श्रीलंका के लिए अभियान भेजा। कोई सा भी एक मैच कर दो, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही पीसीएस ऑप्शन बनाता है। दूसरा, दूसरे में एक का थर्ड, मतलब हरिहर द्वितीय ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। ठीक है, और कोई चेक कर लो, पढ़ लो फिर से एक बार, है लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इन चारों के बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ये याद है कुछ कि फिरोज शाह बेमनी से पराजित हुआ, तुंगभद्रा पे बांध बनवाया, तुंगभद्रा पे बांध बनवाया था, मैंने बताया था। बांध क्यों बनवाया था, इरिगेशन, एग्रीकल्चर को ज्यादा मजबूत करने के लिए, याद होगा ना। तो ये कौन करवा रहा था, पहले और चौथे में। ऑप्शन नंबर ए, कैसे कैसे मिलाया, हाँ, मुसलमानों को ज्यादा संख्या में भर्ती किया था हरिहर द्वितीय ने, तो 1 का सी लगा दिया आपने बस। अच्छा ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया तेज। जो बेसिकली आंसर मिल जाता वो यहीं से मिल जाता। फिरोज शाह बेमनी से पराजित हुआ, पहली चीज, और तुंगभद्रा पर बांध भी बनवाया। ठीक है, तुंगभद्रा पे बांध बनवाने के लिए जाना जाता है देवराय प्रथम को, फर्स्ट को। देवराय फर्स्ट ने ही तुंगभद्रा पे बांध बनवाया, तो फिरोज शाह से हारा भी था, जिसकी वजह से देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर दिया था। तभी मैंने बोला था मैट्रिमोनियल रिलेशन भी आपस में इनके बने। तो अब मिला लो, देवराय प्रथम को फिरोज शाह बेमनी के साथ मिला लो,
4 और B साथ में जा रहे हैं, है ना, 4 और B साथ में इसी में आ रहा है शायद, बस एक ही में आ रहा है, इसी में है ना, बस एक में ला लेते तो शायद आंसर मिल जाता है। ठीक है, बाकी सब अब आप देख भी लीजिए, एक का थर्ड हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, बड़ी संख्या में यही है ना, 1 का थर्ड के साथ में ए लग जाएगा ना, थर्ड के साथ में ए लग जाएगा। कृष्णदेवराय ने विजयनगर के लिए उड़ीसा को जीता था। ठीक है, उड़ीसा तक मैंने बताया था ना, गजपति शासकों को हरा के आए थे और इनको जीता था। ठीक है, बी के साथ 4 लग जाएगा। ठीक है, बी के साथ 4 लग जाएगा, लग ही गया। सी के साथ सेकंड लग जाएगा। ठीक, सी के साथ सेकंड। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को यहाँ पे किया था। ठीक है, और डी के साथ 1 लग जाएगा, डी के साथ 1 श्रीलंका के लिए अभियान भेजने वाला हरिहर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, अगर आप एक को भी यहाँ पे मैच करा लोगे तो वो आ जाएगा। अब इसमें से जो भी फैक्ट आपने शायद ना लिखा हो वो नोट करना चाहो तो कर लो, वरना ये सब लिखे होंगे आपने जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण की थी? अभिनव भोज, कृष्णदेवराय, आंध्र भोज, अभिनव भोज। मैंने बोला था बहुत सारी उपाधि है, सबसे ज्यादा उपाधि धारण करने वाले शासक यही है, कृष्णदेवराय। तो अभिनव भोज की उपाधि के साथ में भी इन्हीं को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 65 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की हार के लिए कौन जिम्मेदार था? राजा राम। हाँ ठीक है, राम राय या राजा राम या राम राजा इनको बोला जाता है, ये जिम्मेदार थे। अच्छा, शासक कौन था इस समय? सदाशिव। ठीक है, सदाशिव राय इस समय शासक थे, बट उनके कह सकते हो कि मेन इनको जो पूरी तरीके से संरक्षण दे रहा था वो राम राय थे। तो राम राय के ही अंडर में यहाँ पे तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। विजयनगर की वास्तुकला के स्तंभों में पाया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा हो सकता है? घोड़ा ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां के लोग घोड़े के ऊपर ही निर्भर थे, उसी से व्यवसाय चलाते थे, उसी के आयात के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो घोड़ा ही उनकी सबसे ज्यादा वास्तुकलाओं के अंदर दिखाई देने वाला एक जानवर है। ठीक है, बैल भी दिखता था, यूनिकॉर्न भी दिखता था, ये जानवर दिखते जरूर थे, बट सबसे अधिक संख्या में कौन दिखा है? घोड़ा ही दिखा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन सा मंदिर दीवार के शिलालेखों का एक उदाहरण है जिस पर रामायण और महाभारत की कहानियां बनी हुई है? विठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, विठल स्वामी टेम्पल है। कहां पे विठल स्वामी? विठल स्वामी टेम्पल कहां पे है? अभी पीछे मैंने जब विजयनगर पढ़ा रहा था इमेज दिखाई दी आपको, है? एक टेम्पल और है, हजाराराम टेम्पल। ठीक है, हजाराराम टेम्पल पे भी सेम चीज है, रामायण और महाभारत पूरी लिखी हुई है वहां पे भी। ठीक है, और विठल स्वामी भी, दोनों हम्पी में। ध्यान रखिएगा, कहां पे? हम्पी के अंदर, ये कर्नाटका के अंदर। इमादी नरसिम्हा की हत्या के बाद तुलु वंश का राजा कौन बना था? तीसरा राजवंश तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना करने वाला शासक पूछ रहा है, इमादी नरसिम्हा की हत्या करके किसने तुलु वंश की स्थापना करी थी? हाँ, कृष्णदेवराय ने स्थापना नहीं करी, महान शासक वीर नरसिम्हा, ये है वीर नरसिम्हा। ठीक है, वीर नरसिम्हा ने स्थापना की थी। आपको याद होगा मैंने बताया थे 3 बेटे थे, है ना? नसार नायका के 3 बेटे थे, और नसार नायका के 3 बेटे में सबसे बड़े थे वीर नरसिम्हा, उनसे छोटे कृष्णदेवराय, उनसे छोटे अच्युत देवराय। ठीक है, तो सबसे बड़े तो वीर नरसिम्हा है, तो इस वजह से इनका नाम आएगा, ये उसकी स्थापना करने वाले। ठीक, विजयनगर की कुछ विशेषताएं हैं, बताइए। ये राजशाही था, भूमिकर साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। दोनों से ही। ठीक है, सबसे ज्यादा कर यहाँ पे लैंड टैक्स से ही मिला करता था, भूमिकर ही था। ठीक है, और राजशाही तो है, तो दोनों से ही होंगे इसके। ठीक है, बेमनी राजा का विवाह देवराय प्रथम की पुत्री से किससे हुआ था? अभी पीछे हमने बात करी, फिरोज शाह बेमनी ने हराया था देवराय प्रथम को, जिसकी वजह से देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? फिरोज शाह बेमनी से। ठीक है, विजयनगर पर कितने राज्यों ने शासन किया? 4 राज्य। ठीक है, विजयनगर के शासकों में से किसने गजब टेकर की उपाधि को अपनाया था? हाथी का शिकार करने वाला, हाथियों को मार देने वाला, अपने दुश्मनों का विनाश कर देने वाला, ये सब मतलब होता है गजब टेकर। देवराय 1, देवराय द्वितीय आंसर होगा। ठीक है, देवराय द्वितीय आंसर होगा। ठीक है, जो देवराय 1 है उनके बारे में बता देता हूँ, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही उपाधि धारण की थी। उस उपाधि को बोला जाता था गजब गेट गेरुंदा।
ठीक है, ये एक उपाधि है। ये उपाधि देवराय प्रथम ने धारण की थी, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से दुश्मनों का विनाश, या बेसिकली यहाँ पे हाथियों का शिकार करने का मतलब हाथियों के शिकार से भी लिया जाता है कभी कभी, और हाथी का मतलब एक बड़ा दुश्मन, विशाल एनिमी, है ना। तो विशाल दुश्मन या विशाल एनिमी से भी लिया जाता है, जिसकी वजह से हाथियों का शिकार करने की उपाधि ली है, ठीक है। तो देवराय प्रथम ने ये उपाधि ली है और देवराय द्वितीय ने ये वाली उपाधि ली थी, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा यात्री हरिहर प्रथम के दरबार में आया था? इब्ने बतूता दिया है, निकोलो डी कोंटी दिया, अब्दुल रज़ाक दिया है और डोमिंगो पेस दिया है। अब मैं दो निकाल दूं, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, ये दोनों निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया, अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय में आया, ठीक है। तो बचा कौन कौन? इब्ने बतूता बचा और डोमिंगो पेस बचा। हाँ, आप बताइए डोमिंगो पेस कब होगा? इसका समय काल, हरिहर प्रथम का समय काल बताइए मुझे। पहला शासक है ना विजयनगर एम्पायर, वही तो है 1336, सबसे पहला शासक। 1336 में समयकाल किसका चल रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर, और मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल में इब्ने बतूता आया था, बताया था ना जब मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ा रहे थे। तो आंसर क्या होगा? इब्ने बतूता, ठीक है। इब्ने बतूता ट्रैवल करते हुए हरिहर के समय में भी आया था यहाँ पे विजयनगर तक, ठीक है। तो यहाँ से मैच करो ना, आप सीधा उसको ले जाके यहाँ से मैच करो, ठीक। डोमिंगो पेस बाद में आया था, बात करेंगे इसके बारे में बाद में। वैसे कृष्णदेव राय के समय में आया था। किस विजयनगर शासक ने वैष्णववाद का पालन किया था? इसमें से कौन सा शासक है जिसने वैष्णववाद का पालन किया होगा? अच्छा क्वेश्चन है, सीधे शासक के नाम दे दिए, आपसे वंश नहीं नाम दिए उसने, शासकों के नाम दे दिए। और पूछ रहा, मैंने बताया था ना, दो शैव धर्म को फॉलो करने वाले और वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले दो ही वंश हुए हैं विजयनगर में। और शैव धर्म को सिर्फ एक वंश फॉलो करता था, कौन? संगम वंश, ठीक है। वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाला कौन है इसमें से? ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हाँ, वैष्णव धर्म का पालन किया था कृष्णदेव राय। कौन से वंश से थे? नहीं, वंश पूछ रहा हूं मैं, कौन सा वंश होगा? तुलु वंश था। तुलु वंश किसको फॉलो करता था? वैष्णववाद को फॉलो करता था, ठीक। वीर नरसिम्हा अभी ऊपर देखा कौन से वंश से थे? तुलु वंश से। स्थापना तो इन्होंने करी ना तुलु वंश की। तुलु वंश किसको फॉलो करता था? वैष्णववाद को फॉलो करता था। तिरुमला कौन है? अराविदु वंश, ठीक है। अराविदु वंश के अंदर देखा था हमने, इन्हीं की वजह से स्थापना हुई है उसकी, ठीक है। तो तिरुमला का रिलेशन किससे दिखता है? अराविदु से। अराविदु भी कौन है? वैष्णववाद वाला। तो सभी तो आंसर हो जाएंगे इसमें। इसमें कोई भी आपको संगम वंश का शासक ही नहीं दिया, तो सिर्फ शासकों के नाम से पूछ लिया है कौन से वाद को फॉलो करता था, ठीक है। वैष्णववाद को फॉलो करने वाले ये सब शासक है। सिर्फ संगम वंश के शासकों को छोड़ दीजिए, अन्यथा सारे शासक वैष्णववाद को फॉलो करते थे, ठीक है। और संगम वंश के शासकों में दो चार शासकों तो छोड़ना है, हरिहर वन, बुक्का वन, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, बस यही तो है। इनको सिर्फ छोड़ दो, बाकी सब वैष्णववाद है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखिए। विजयनगर के शासकों में से किसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और उसे भटकल में किला बनाने की अनुमति दी? याद है? पता होगा। कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय नहीं तो पुर्तगालियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे, है ना। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट सिविल द्वारा लिखित अ फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के बारे में बताना? विजयनगर एम्पायर, उसी की बात हो रही है। विजयनगर साम्राज्य में नायक लोग कौन थे? नायक, अमर नायक प्रणाली पढ़ के आए ना अभी हम लोग, ठीक है। अमर नायक, नायक प्रणाली वही है सब। एक बड़े शक्तिशाली मंदिर के पुजारी, घुड़सवार सैनिक, विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख या केंद्रीय मंत्री। सी वाला है विशेष क्षेत्रों को, वही मनसबदारी और इक्तादारी से तुरंत रिलेट कर ले जाना, स्टेटमेंट वहीं से कनेक्ट हो जाएगा और आराम से इसको लगा दोगे। विजयनगर शहर का दूसरा नाम हम्पी, ठीक है। आज के समय में हम लोग हम्पी कहते हैं। अमुक्त मर्यादा किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय। अमुक्त मर्यादम या अमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय की रचना है, ठीक है। कौन सी नदी विजयनगर के पानी का सबसे बड़ा सोर्स थी? सबसे बड़ा सोर्स कौन सी है? कृष्णा है या तुंगभद्रा? बाकी तो हटाई दो, महानदी कावेरी हटाई दो, कृष्णा होगी या तुंगभद्रा होगी, इसी के लिए लड़ाई है पूरी, है ना। तुंगभद्रा ही होगी, ठीक है। तुंगभद्रा। कृष्णा से वाटर आता था बट उसको ज्यादा उपयोग बहमनी एम्पायर के लोग कर लेते थे क्योंकि वो थोड़ा उत्तर में बसा हुआ था, और दक्षिण में ज्यादातर पानी तुंगभद्रा का विजयनगर के लोग यूज करते थे। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान कब घोषित किया गया?
1986 पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जल्दी में ही पूछा था। 1986 में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। कब इसको घोषित किया गया था? 1986 में, ठीक है। और बाद में इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी छीना गया था एक बार, ठीक है, फिर से छीना गया था। क्यों छीना गया था? क्योंकि ये प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे अपने आगे, लगातार इनको यूनेस्को से फंडिंग आ रही है, उसके बाद में भी ये हम्पी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। नाराज होके यूनेस्को ने इनसे पैसा छीन लिया, स्टेटस भी छीन लिया था, ठीक है। बाद में भी फिर से इसको डालने की बात चल रही है। फिलहाल तालीकोटा की लड़ाई दक्कन के सुल्तानों के संगठन के बीच लड़ी गई थी, और कौन था इसके अंदर? अब बताओ, सदाशिव राय लगाओगे, राम राय लगाओगे? दोनों ऑप्शन है, सदाशिव राय लगाओगे। तालीकोटा की लड़ाई दक्कन के सुल्तान, दक्कन के सुल्तानों में भी कौन कौन था? अच्छा ये बता दो। अहमदनगर छोड़ के बाकी चारों थे। बराड़ था? बराड़ था या बीदर था? दोनों में से एक था, दोनों नहीं है, बीदर था, बराड़ नहीं था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अहमदनगर के और बराड़ को छोड़ के बेसिकली ये लड़ाई जो है उन शासकों सुल्तानों के द्वारा लड़ी गई। और किसके बीच में लड़ी गई थी? आंसर में यहाँ राम राय भी लगेगा। मैंने बार बार बोला है, राम राय युद्ध में जा रहे हैं लड़ने। सदाशिव राय सिर्फ नाम के एक शासक थे जो सिर्फ बैठे हुए हैं गद्दी के ऊपर। सदाशिव राय का नाम तालीकोटा की लड़ाई में नहीं आता। पूछा जाए किसके समय काल में हुई थी, कौन शासक था, तब आप सदाशिव राय के ऊपर जाइए, अन्यथा लड़ने वाला तो राम राय ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बता दो। हजाराराम टेम्पल अभी हम्पी में देख के आए हम लोग, है ना, हम्पी के अंदर है, बाकी सब बहुत ज्यादा नॉर्मल है। राजा के महल को महानवमी डब्बा कहा जाता था उसमें, ध्यान रखिए, है ना, तो वो महानवमी डब्बा। अमरनायक प्रणाली अभी देखा है, वही बात है, ठीक है। बताओ, अमरनायक व्यापारी थे, इस प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रणाली से ली गई थी। अमरनायकों पर राजाओं का कोई नियंत्रण नहीं था। अमरनायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। नहीं होगा, ये नहीं होगा, मनसबदारी वाले होगा। यस 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 यस, मनसबदारी आ गई थी क्या समय? नहीं आई थी भाई, मनसबदारी तो अकबर के समय काल के अंदर आई है ना, तो मनसबदारी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मनसबदारी से कोई लेना ही देना नहीं। तो आंसर होगा डी, अमरनायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते हैं, ठीक। अष्टदिग्गजों किसके काल में थे? कृष्णदेव राय, ठीक है। पेडन्ना और हमने बात की थी तेनालीरामा की। कौन सा सत्य नहीं है इसमें से? गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है, यह एक शासक वंश का नाम था जो उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था। दूसरा, दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। तीसरा, राय को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता था। डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों सत्य हैं। हाँ जी, और किसी का पढ़ लो इसको फिर से एक बार। सी, राय को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता था, ये सत्य नहीं है। अच्छा, तुक्का है? सोच के बताओ, तुक्के वाली तो बात ही नहीं है, इसमें पढ़ने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। पहला वाला सही है, ये बताओ। गजपति का अर्थ अभी हाथियों का स्वामी, है ना। गजपति उड़ीसा में शासक पॉपुलर इसीलिए थे, हाथी बहुत थे वहां पर, है ना। हाथियों का स्वामी उन्हें बोला जाता था। शासक वंश था जो उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था, गजपति शासक कहलाते। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। दक्कन के सुल्तानों को, दक्कन के सुल्तानों की बात हो रही है तो यहाँ दक्कन के सुल्तानों का मतलब समझिएगा बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों की बात हो रही है। विजयनगर में सुल्तान थोड़ी थे, विजयनगर में तो राय थे, राजा थे, महाराज थे, ये सब थे, सुल्तान थोड़ी थे। तो यहाँ पे बात हो रही है दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। यही गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि भाई बहमनी साम्राज्य के शासक घोड़ों के स्वामी नहीं थे, ठीक है। तो वो दक्षिण में रूल जरूर करते थे, लेकिन विजयनगर के शासक घोड़ों के स्वामी कहलाते थे, है ना। तो शासक जो थे विजयनगर के उस समय के, उनको बोला जाता था। बाकी राय का मतलब ही होता है पुरुषों का स्वामी, ठीक है, या नरपति वो बोलते हैं, ठीक। कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को कहा जाता है रायचूर द्वार, है ना। 3 कारण थे विजयनगर और बहमनी की लड़ाई के। एक रायचूर द्वार था, एक कृष्णा तुंगभद्रा का रिवर का एरिया था, और तीसरा कोंकण विवाद था, है ना। ये 3 कारण थे, उनमें से एक कारण ये है रायचूर द्वार। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुई तो है
1565, उसी को तो बोलते हैं तालीकोटा, ठीक है, सेम लड़ाई है, उसी को बोला जाता है। अराविदु वंश की स्थापना शासन किस स्थान से था? विजयनगर, मदुरै, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी या अमरावती? अब ये थोड़ा अलग है, क्वेश्चन अलग है। विजयनगर ऊपर है, अराविदु वंश का शासन पूछ रहा कौन से स्थान से था? विजयनगर, मदुरै, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी और अमरावती। अराविदु वंश वो वंश है जिस वंश के समय में तालीकोटा की लड़ाई होने के बाद वो वंश बना, है ना, और उस समय में लगभग सारी शक्तियां विजयनगर एम्पायर के हाथों से जा चुकी थी। अराविदु नाम मात्र का शासक वंश था जो कुछ समय तक वहां पर साम्राज्य अपना चलाता रहा, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि ये अपनी राजधानी को बहुत ही ज्यादा एक एरिया में लेके चले गए थे और सारी जगहों पे कंट्रोल या तो मुगल्स कर ले गए या बहमानी के शासकों ने कर लिया था, है ना। सब तो जगह याद रखिएगा, पेनुकोंडा या चंद्रगिरी, ठीक है। सी आंसर होगा पेनुकोंडा या चंद्रगिरी अराविदु के शासकों की राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था, बाकी पूरा विजयनगर सिमट चुका था, ठीक है। हाँ, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पढ़िए, निकोलो डी कोंटी इतावली थे, इतावली का मतलब इटली, ठीक है, जिन्होंने विजयनगर का दौरा किया था, ठीक। दूसरा, अब्दुल रज्जाक को फारस के शासक द्वारा विजयनगर में भेजा गया, ठीक। तीसरा, पुर्तगाल से डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनीज जो विजयनगर में 16वीं शताब्दी में है, या इनमें से कोई नहीं? 16वीं शताब्दी का मतलब 1501 से लेकर 1599 है। हाँ, आप बताइए। निकोलो डी कोंटी विजयनगर का दौरा किया, इतावली थे, ये ठीक है, ये तो कोई गलत नहीं। अब्दुल रज्जाक फारस के शासक के द्वारा ही भेजे गए थे विजयनगर में, फारस से ही आए थे, फारस के द्वारा। पुर्तगाल से बारबोसा, डोमिंगो पेस और नूनीज। बारबोसा मैंने आपको बताया था कृष्णदेव राय के समय आया, बताया था ना। डोमिंगो पेस भी अभी बताया था मैंने बातों बातों में कि वो कहां से आया था, कृष्णदेव राय के ही समय काल के अंदर आया था। नूनीज भी कृष्णदेव राय के ही समय काल में आया था, और कृष्णदेव राय का समय काल 1509 से शुरू होता है। 1509 किसमें आ गया? 16वीं शताब्दी में तो आ गया, तो क्या ये 16वीं शताब्दी में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तीनों से ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसने विजयनगर की भव्यता और सुंदरता की तुलना रोम से की थी। रोम से तुलना करने वाले, अभी हमने एक स्टेटमेंट तो पढ़ा था कि ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं, वो कहने वाले कौन थे? अब्दुल रज्जाक। और ये ऐसी सुंदरता और भव्यता की जो बात कर रहे हैं वो बारबोसा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बारबोसा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव के समय में बारबोसा ने ये बात की थी। जमवती कल्याणम कौन सी भाषा में लिखा गया था? तमिल, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु। हाँ, जमवती कल्याणम कौन सी भाषा? किसने लिखा था? अच्छा, इसको लेडीज है। जमवती कल्याण वो मथुरा में जी, गंगा देवी है। ये जमवती कल्याणम कृष्णदेव राय बोल रहा था भाई, कृष्णदेव राय ने लिखा है जमवती कल्याणम, और संस्कृत में लिखी गई रचना है, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई रचना है, ठीक। बस खत्म, टाटा, चलो। ये नहीं, 50 बहुत है, ठीक है, अच्छे खासे हैं, इतने तुम घर में कर लेते तो शायद इसका समय हम लोग का खराब नहीं होता है। देखो आधा घंटा हो गया होगा खराब कम से कम, है ना। ये घर पे कर लिया करो। बताओ इसमें क्या है? 50 क्वेश्चन निकाले अपनी, जल्दी जल्दी कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको भी मैंने अपने हाथों से बना के बैठा के या फिर लिख दिया होगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी बारे में कभी न कभी पूछे गए। और विजयनगर में जब आपने 50 क्वेश्चन ऐसे लगा लिया, वो सब पढ़ लिया, फिर बताओ कहाँ बचेगा क्वेश्चन? नहीं बचेगा, आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जरूर ये चीज बहुत जरूरी है जो तुम लोग करने से बचते हो, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाया करो। अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है जितनी स्टडी कर रहे हो सबका। चलिए, बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य समयकाल देख लीजिए, 2 डिवीजन दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। बहमनी एम्पायर के अंदर पहला डिवीजन दिखता है 1347 से 1527 तक, ठीक है, और दूसरा डिवीजन दिखना शुरू होता है 1528 से 1687 तक। दोनों डिवीजन समझ लो पहले, ये डिवीजन क्यों है और ऐसा क्यों करा गया। बहमनी साम्राज्य बेसिकली 2 तरीके के साम्राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। पहली बात जब होती है तो 1347 से 1527 तक होती है, मतलब बहमनी साम्राज्य के उदय 1347 में हुआ और बहमनी साम्राज्य अंत अपना कर देता है 1527 में। इसका मतलब क्या 1527 का? 1527 का ये मतलब है कि बहमनी साम्राज्य का आपस में बंटवारा हो गया। यहां से क्या हो गया? बंटवारा हो गया।
बहमनी साम्राज्य जो एक सिर्फ और सिर्फ एक साम्राज्य था, हमेशा से एक ही साम्राज्य था, वो 1527 में पूरी तरीके से बट गया। ठीक है, और बटने के बाद 5 छोटे 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 कणों में टूट सा गया। ठीक है, जैसे अहमदनगर हो गया, बीदर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, इन तमाम चीजों में ये क्या हुआ, टूट गया, बिखर गया। अब बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों का समूह था, इसलिए उन 5 राज्यों का समूह कब से कब तक चला है, 1528 से लेकर 1687 तक। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1528 से जो नया शासन शुरू हुआ वो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत तो जरूर था, बट उसमें टोटल 5 अलग अलग साम्राज्य बटे हुए थे। 1527 तक कोई साम्राज्य नहीं बटा था, एक शासक आता था, उसके बाद दूसरा आता था, तीसरा आता था, किसी ने किसी को भी कोई वंश का नाम नहीं दिया, किसी ने किसी भी तरीके का कोई राज्य का नाम नहीं दिया, सब उसको बहमनी साम्राज्य ही बोलते चले आए। ठीक है, लेकिन यहां से बटना शुरू हो गया, किसी ने उसको बोल दिया कि भाई अहमदनगर साम्राज्य, किसी ने बोल दिया गोलकोंडा साम्राज्य, किसी ने उसको बरार बोल दिया, किसी ने बीदर बोल दिया, है ना। तो ऐसे अलग अलग करके साम्राज्य का विघटन हो गया। इस वजह से 1528 से 87 का जो समय है वो बहमनी साम्राज्य के विभाजन का काल है। ठीक है, अब आगे देखिए, बहमनी साम्राज्य के उदय की बात करें हम लोग, तो बहमनी साम्राज्य का उदय 1347 में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 1347 में उदय होने के पीछे का कारण समझ लेते हैं पहले, क्यों हुआ इस समय में। ठीक है, और इसकी बात समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए आए हमने इनका समय काल भी पढ़ा, तो इनकी बहुत सारी फालतू की चीजें भी पढ़ी। ठीक है, फालतू की चीजें जैसे राजधानी का परिवर्तन कभी कर देना, है ना, कभी उठा के कोई दोआब पे कर लगा देना, कभी करेंसी को बदल देना, ये बहुत सारी इन्होंने बेवकूफियां इस समय में करी थी। ठीक है, इन बेवकूफियों से जनता इनकी पहले ही परेशान थी, और एक परेशानी का सबब बना था जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर अलग हो गया और उन्होंने अपना साम्राज्य पूरा बना लिया। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुई था, क्या, बेसिकली जो महाराष्ट्र का इलाका है वहां पे एक जगह पड़ती है ना, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद, इसको एक नाम से और जाना जाता है देवगिरी। ठीक है, पहले देवगिरी तो बोलते थे इसे, इसका नाम तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रखा था। ठीक है, तो ये दौलताबाद जगह थी बेसिकली। दौलताबाद महाराष्ट्र का जो इलाका था, इस इलाके के अंतर्गत कुछ यहाँ पे अमीर सदा लोग रहते थे। सदा अमीर भी बोल दो, अमीर सदा भी बोल दो। अमीर सदा या सदा अमीर को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो बोला तो गवर्नर ही जाता है। ठीक है, अगर भाई ये उत्तर भारत के अंदर है तो उत्तर भारत में इनको गवर्नर बोला जाता है, पूर्व के इलाके में तो गवर्नर बोला जाता है, पश्चिम के इलाके में तो गवर्नर बोला जाता है। लेकिन जब ये दक्षिण के इलाके में हुआ करते थे तो इन्हें क्या नाम दिया जाता था, इन्हें दिया जाता था अमीर सदा या सदा अमीर करके कहा जाता था। जैसे आज के समय में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे सिर्फ गवर्नर होता है और जहां पे सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, ऐसा बस पोस्ट तो सेम ही है लेकिन नाम बदल दिए गए अलग अलग तरीके से। ठीक है, ऐसे इन्होंने दक्षिण भारत की पूरी कमांड दी थी यहाँ पे अमीर सदा के हाथों में। ठीक है, अमीर सदा या सदा अमीर करके इन्हें बोला जाता था। ये लोग थे कौन, ये लोग बेसिकली तुर्क के इलाके से भारत के अंदर आए हुए कुछ अमीर वर्ग था, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने रेपुटेड पोस्ट पर बैठाया था और भारत के दक्षिण के अंदर एंटर करने की कमांड इन्हीं के हाथों में देके रखी हुई थी। ठीक है, चलिए बात यहां तक ठीक है। अब हुआ क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में बोला गया कि जितने भी दक्षिण के अमीर सदा हैं वो सब तैयारी करें, आपस में सारे लोग तैयारी करें। तैयारी क्यों करें, क्योंकि हमें गुजरात अभियान करना है। ठीक है, क्या करना है, गुजरात अभियान करना है। गुजरात में अपनी सेना ले जाके गुजरात के शासकों को हरा के और गुजरात पे अपना साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको ऑर्डर दिए, ये अमीर सदा जो आपके दौलताबाद के इलाके के अंदर तमाम रहा करते थे। ठीक है, इस बात से यहाँ के अमीर सदा लोग हो गए नाराज। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से ऑलरेडी नाराज थे गुजरात अभियान को लेके कि हम गुजरात क्यों जाएं, हमें दक्षिण के लिए जब अपॉइंट किया गया तो हम दक्षिण के अंदर रहेंगे। ये सब चीजें आपस में बहुत सारी इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे ये लोग कर देते हैं रिवॉल्ट। अमीर सदा लोग रिवॉल्ट कर देते हैं अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और जैसे ही ये विद्रोह होता है, इस विद्रोह को लीड करने वाले नेता का नाम होता है हसन गंगू। क्या नाम होता है, हसन गंगू। ठीक है, क्या नाम है इसका, हसन गंगू। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह का ही नाम है। इनको एक नाम से और जाना जाता है जफर खान। ठीक है, कभी कभी तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है किसी भी नाम से आ जाए। जैसे मैंने आपको एक नाम बताया जफर खान, एक हसन गंगू और एक अलाउद्दीन
हसन बहमनी शाह, ये पूरा नाम है इनका, ठीक है, बहमनी शाह, ये 3 नामों से ये जाने जाते थे, ठीक है। तो ये जो नाम है इनका, इन्होंने यहाँ पे रिवॉल्ट करा, अपनी सेना एकत्रित की और सेना एकत्रित करके जैसा साम्राज्य विजयनगर में बना था वैसा एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसको हम लोग आज के समय में बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका नाम बहमनी क्यों पड़ा, उसको लेकर कई सारे विचार किए जाते हैं। जैसे हमने विजयनगर में पढ़ा था, क्योंकि उसको विजयनगर या हमने बोला था कि विद्यानगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो उनके गुरु के नाम पे या फिर उस स्टेट के बेसिस पे इसका नाम रखा गया था। बहमनी नाम इसका इसलिए पड़ा, बहमनी थोड़ा बहुत जाता है ब्राह्मण से रिलेट करता है, ठीक है, ब्राह्मण से रिलेट करता है, तो ब्राह्मण से ये वर्ड बना बहमन, ठीक है, उसी को नाम दिया गया बहमनी एम्पायर। ये बहमनी इनका कोई सरनेम नहीं है, ना कोई टाइटल है इनका, इन्होंने बहमनी लगाया अपने नाम के आगे बाद में। इनका ओरिजिनल नाम जफर खान था और जफर खान से ये बन गए थे हसन गंगू। हसन गंगू इसलिए बन गए थे क्योंकि इनके जो गुरु थे वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, इनके गुरु कौन थे, एक ब्राह्मण थे, जिसकी वजह से इन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा जो भी ली है, अपना एजुकेशन सब कुछ किससे लिया था, उन्हीं ब्राह्मण से लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम हसन गंगू रख लिया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने उन्हीं ब्राह्मण के नाम से कि वो ब्राह्मण है और उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने इस एम्पायर का नाम क्या रख दिया, बहमनी एम्पायर रख दिया, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि एक मुस्लिम साम्राज्य का क्रिएशन हो रहा है, लेकिन हो किस पे रहा है, एक ब्राह्मण के नाम के ऊपर उस पूरे साम्राज्य का नाम रखा गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि बहमन के नाम से भी बहमनी पड़ा और इनको लोग बहमन बहमन पहले से बुलाते थे, जिसकी वजह से बहमनी पड़ा। एक स्टोरी मैंने आपको बता दी, ब्राह्मण के नाम से ऐसा बहमनी पड़ा, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई इनकी कि इन्होंने भारत के अंदर आके यहाँ पे तुर्क अमीर सदा की तरह यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया होगा और अमीर सदा के तौर पर अब इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और रिवॉल्ट करने के बाद में बहमनी एम्पायर की स्थापना कर दी। 1347 में से एम्पायर की स्थापना हुई। अलाउद्दीन बहमन शाह का स्थापना करने के बाद में रूल सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज्य की राजधानी को घोषित करके उस पे ऊपर सिर्फ रूल करना स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। इस समय बहमनी एम्पायर की राजधानी होती थी गुलबर्गा। कौन सी होती थी, गुलबर्गा। गुलबर्गा कौन सी जगह पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। गुलबर्गा राजधानी रहती है लगभग 1422 तक बहमनी एम्पायर की। उसके बाद में कब से, 1347 से शुरू हो गई गुलबर्गा राजधानी और कब तक रही होगी, 1422 तक रहेगी, ठीक है। तो 1422 तक इनकी राजधानी गुलबर्गा रही और गुलबर्गा के बाद में ये रहा अब आपका पूरा इलाका जिसमें हम लोग बहमनी एम्पायर को देखते हैं, ठीक है। बहमनी एम्पायर बेसिकली महाराष्ट्र का मेन प्रोमिनेंट इलाका आपको दिखाई देता है। महाराष्ट्र के इलाके से थोड़ा बहुत हम कर्नाटका के अंदर भी आते हुए इनको देखते हैं और फिर तो धीरे धीरे ये लोग अपना एम्पायर को विजयनगर की तरफ भी ले जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इतना इलाका है। हमने नीचे पूरा इलाका देखा था ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा किसका देखा था, विजयनगर एम्पायर का, और उससे ही जस्ट सटा हुआ थोड़ा सा ऊपर का इलाका किसका है, बहमनी एम्पायर का। लोकेशन याद रखोगे तो समझने में आसानियां होंगी, ठीक है। महाराष्ट्र के इलाके से एम्पायर की शुरुआत हुई और दक्षिण की तरफ धीरे धीरे बढ़ा, सबसे पहले कर्नाटका की तरफ और फिर धीरे धीरे आपको कर्नाटका से आंध्र प्रदेश या फिर ऐसी जगहों पे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसने अपना यहाँ से क्षेत्र बढ़ाया और क्षेत्र बढ़ा के धीरे धीरे एम्पायर और ज्यादा विस्तारित होता चला गया, ठीक है। तो इनकी स्थापना के बाद में अलाउद्दीन हसन गंगू या बहमन शाह इनको कहते हैं, इन्होंने जब स्थापना की इसकी, इस स्थापना के बाद में अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट कुछ चीजों में इनके बाद में एक शासक आए थे शासन करने के लिए जिनका नाम था मोहम्मद वन, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद फर्स्ट, ठीक है। मोहम्मद फर्स्ट यहाँ पे शासन करने आए। इनके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर हम इनके बाद में देखते हैं अगर कोई बने तो वो मोहम्मद फर्स्ट बने थे, ठीक है। मोहम्मद फर्स्ट का समयकाल 1356 से शुरू हुआ, ठीक है, और लगभग इनको 1397 तक देखा गया कि ये गद्दी के ऊपर शासन अपना करते हैं, ठीक। इसके बाद में एक शासक और आए जिसको हम लोग जानते हैं मोहम्मद द्वितीय के नाम पे। जहां जो शासक इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट होगा वहां बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी सिर्फ शासकों को समझिए। 1397 से शुरू हुआ और 1422 के समय काल तक माना जाता है कि मोहम्मद सेकंड ने शासन अपना किया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1422 अप्रॉक्स वो समय है जिस समय में हमने ये देखा कि विजयनगर के बहमनी एम्पायर की राजधानी गुलबर्गा रही होगी 1422 तक, ठीक है। 1422 के बाद में तो बदली थी राजधानी, तो 1422 के बाद इसकी राजधानी बदल जाती है और राजधानी बदल के अब हो जाएगी 1422 से वो हो जाएगी बीदर,
ठीक है, नाम याद रखिएगा बीदर। बीदर भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में ही पड़ता है। ठीक है, तो बीदर इसकी राजधानी हो जाती है। हमने अभी 3 शासकों की बात करी। पहला अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, ठीक, 1347 में आए थे। फिर हमने बात करी एक इंपॉर्टेंट शासक मोहम्मद प्रथम की। मोहम्मद फर्स्ट यहाँ शासन करने आए, 56 से 97 तक शासन किया था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बुक्का प्रथम को हराया था। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा, इन्होंने किसको हराया था? बुक्का प्रथम को इन्होंने हरा दिया था, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। तो एक बात कही जा सकती है कि मोहम्मद वन ने अपना साम्राज्य संभालते ही विजयनगर एम्पायर के शासक को हरा दिया। ठीक है, तो ये हरा दिया होगा। मोहम्मद द्वितीय के बारे में ये पॉपुलर है कि मोहम्मद द्वितीय ने जब अपना शासनकाल किया था तो एग्रीकल्चर और टोकन करेंसी के ऊपर उर्दू भाषा के अंदर सिक्कों की जो भी लिखना होता था, लिखावट होती थी, उर्दू भाषा में शुरू कर दी थी। उर्दू भाषा चलन में नहीं थी कहीं भी भारत के अंदर कुछ खास। अरबिक दिखती थी, फारसी दिखती थी, संस्कृत दिखती थी, तेलुगु दिखती थी, या तमिल की कुछ भाषाएं दिखा करती थी, लेकिन उर्दू कोई ऐसी भाषा नहीं थी जो बहुत चलन में दिखा करते थे। उर्दू बाद में है, और इसको सबसे ज्यादा पैट्रोनेज करने वाले शासक बहमनी ही एम्पायर के लोग हुआ करते थे। ठीक है, उर्दू और अरबिक में फर्क है दोनों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ सर, मतलब मोहम्मद फर्स्ट और सेकंड वाले में एक मुजाहिद आया था ना, मुजाहिद साहब, वो अहमद शाह है। आगे वो वली है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, शाह वली के नाम से उन्हें जाना जाता है, वो आगे। ठीक है, अभी आप फिरोज शाह बहमनी की भी बात कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बताऊंगा, अभी आगे है वो। ठीक है, तो ये बेसिकली मोहम्मद प्रथम के समय में अगर बात करें तो बुक्का प्रथम को हराने की बात हो रही है, विजयनगर एम्पायर के एक शासक को हरा दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोहम्मद सेकंड की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने संभालने की कोशिश करी, और दूसरा उर्दू भाषा को चलन में लाने वाले व्यक्ति हैं। उर्दू भाषा को चलन में लाने वाले व्यक्ति, दक्कनी उर्दू बोली जाती थी उस समय। ठीक है, उसको दक्कनी उर्दू, और फिर वो धीरे धीरे उत्तर भारत में ऐसे फैली कि आज के समय में भी अगर आप देखोगे तो उर्दू काफी ज्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं में एक भाषा है। इवन उत्तर प्रदेश की सेकंड आधिकारिक भाषा के तौर पर भी हम उर्दू को जानते हैं। ठीक है, तो उर्दू इतनी इंपॉर्टेंट कहां से हुई? दक्कन के एम्पायर्स की वजह से होना शुरू हुई। ठीक है, तो बेसिकली मोहम्मद सेकंड यहाँ पे है, इनका समयकाल। इसके बाद में अब आपको इंपॉर्टेंट शासक पढ़ना है जिनका नाम हम लोग पढ़ेंगे यहां से, फिरोज शाह बहमनी। अच्छा, वो डेट सही कर लो, 97 से 22 जो समय काल है वो फिरोज शाह बहमनी का है। 97 से 22 फिरोज शाह बहमनी का है। ऊपर जो मैंने लिख दिया था ये सही कर लो इसको। ये मोहम्मद शाह का समय काल नहीं है, मोहम्मद शाह का समय काल नहीं है, ये है फिरोज शाह बहमनी का। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी का। फिरोज शाह बहमनी इसके बाद में आए थे 97 से लेके 22 तक। ठीक है, 56 से लेके 97 तक इन दोनों समय में मोहम्मद प्रथम और मोहम्मद द्वितीय रहे थे। इसको ऐसे कर लो बस। ठीक है, मोहम्मद प्रथम और मोहम्मद द्वितीय 56 से लेके 97 में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। 97 से 22 तक का समय किसका है? फिरोज शाह बहमनी का। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह बहमनी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। अब इनके बारे में देखिए क्या पढ़ना है। फिरोज शाह बहमनी के बारे में अगर बात करें तो पहली चीज हम पीछे से पढ़ते चले आए कि इन्होंने देवराय प्रथम को हराया, है ना? देवराय प्रथम को हराया, तो देवराय प्रथम की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? फिरोज शाह बहमनी के साथ में हुआ था। ये हम देखते हैं। फिरोज शाह बहमनी इतने महान शासक इसलिए भी कहलाते हैं, कारण देख लेते हैं। देखिए, फिरोज शाह बहमनी 97 से 22 के समय के काल के अंदर यहाँ पर शासक है। 1422 के अंदर जब यहाँ पे इनके साम्राज्य को समाप्त करने की बात हुई थी, तो साम्राज्य को समाप्त करने के 3 कारण बड़े बड़े थे। पहला कारण था, एक थे ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। अभी यहीं से आपको इनकी पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम की बात अगर करें हम लोग, तो कट्टर पंथ को ज्यादा फॉलो करते थे, ज्यादा कट्टरवादी नीतियों को यहाँ लागू करते होंगे, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि अल्कोहल भी कंज्यूम करते थे। ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करने का मतलब जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा, ज्यादा अल्कोहल के अंदर रहेगा, वो शायद जनता के ऊपर ज्यादा ध्यान न दे पाए। ऐसी चीजें होती थी, हमने पुराने शासकों के तौर पे पढ़ा, जो नशा वशा ज्यादा करते थे, इन चीजों में रहते थे, वो जनता पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते रहे। अल्कोहल का भी कंजम्पशन करते थे। ठीक है, अब एक तरफ तो ये कट्टरपंथी मुस्लिम भी है और दूसरी तरफ अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये काफी विवाद था इस बात को लेके कि आप फिर एक कट्टर मुस्लिम कैसे हो सकते हो, क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने वाला मुस्लिम नहीं हो सकता, तो फिर कट्टर मुस्लिम तो दूर की बात है। इसको लेके एक विवाद था, जिसकी वजह से यहाँ पे, और तीसरी चीज ये थी कि ये कैपिटल को ट्रांसफर करने की बात की वकालत
बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनके लिए कैपिटल ट्रांसफर का मतलब नहीं था कुछ भी, वो वही कैपिटल रहनी चाहिए जो कैपिटल हमेशा से चली आई। लेकिन उस समय के लोग चाहते थे कि कैपिटल के ट्रांसफर्स हो, नॉबल्स का कंट्रोल इनके ऊपर रहता था, जिसकी वजह से ये थोड़ी ऐसी चीजें करने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो हुआ ये कि इसके बाद में इनकी सत्ता को अहमद शाह को सौंप दिया गया था, जो कि इनके भाई थे। ठीक है, भाई थे, उसकी वजह से इनके हाथों में इनकी सत्ता को सौंप दिया गया था। अब सुनिए, बेसिकली ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने की वजह से इन्होंने जो वहां पे प्रयास किए, जो भी चीजें करी, उन चीजों के अंदर जैसे रिलीजियस बुक्स को वहां पे पब्लिक को पढ़ना कंपलसरी कर दिया था। लोगों के लिए कंपलसरी हो गया था कि वो रिलीजियस बुक्स फॉलो करेंगे, जैसे कुरान को पढ़ना वहां की पब्लिक के लिए कंपलसरी सा हो गया, उसको फॉलो करने की बात हुई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करने की बात करी है, उसका ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों की स्टडी ये करे थे। बोला जाता है ये दोनों को रटे हुए थे, इन्हें याद थी वो किताबें। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी के लिए भी इनको कहीं ना कहीं उसको भी प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। उसका दूसरा कारण भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन ये हो सकता है कि शायद ये भी हो सकता है कि क्रिश्चियनिटी को भारत के अंदर जिस तरीके से एंटर करा गया था, बाद में लाया गया था, उसमें फिरोज शाह का नाम आता है, कई बार आता है, तो वो चीजें वहां पे देखने को मिलती है। हालांकि इस समय तक अगर आप देखोगे 1422 तक, तो क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर अभी एंटर भी नहीं किए, और उस समय में ये क्रिश्चियनिटी के धर्म का ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को भारत के अंदर पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे, जो भी चीजें करा करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस चीजों के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। एक चीज ये है कि इन्होंने पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस ज्यादा किए। पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस में अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने बात की थी, देवराय को हरा देना, ठीक है, उड़ीसा तक पहुंच जाना, उड़ीसा के शासकों के ऊपर कंट्रोल कर लेना अपना, ठीक है, और पूरा का पूरा महाराष्ट्र अपने कंट्रोल में। तो सबसे ज्यादा विस्तार अगर इस समय में हुआ तो फिरोज शाह बेमनी के समय में साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिरोज शाह बेमनी साम्राज्य के विस्तार के लिए या रिलीजन के कहीं ना कहीं धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर एक तरीके से नए नए प्लेटफॉर्म्स देते गए, इसलिए जानने चाहते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह बेमनी को एक महान शासक के तौर पर इसलिए देखा जाता है। इसके बाद में जब ये रूल ट्रांसफर हो गया अहमद शाह के हाथों में, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ट्रांसफर होगा। कैपिटल ट्रांसफर मैंने बताया 1422 में हुआ था। कहाँ हो गया था? बीदर के अंदर हुआ था ना। तो बीदर के अंदर अब कैपिटल ट्रांसफर हो गया कर्नाटका के अंदर। अहमद शाह इसके अगले शासक बने। अहमद शाह को संज्ञा दी जाती है वली की। ठीक है, वली का मतलब होता है बेसिकली, अगर उर्दू भाषा में बोले तो अल्लाह के दोस्त। ठीक है, ईश्वर का दोस्त के नाम से इसको जाना जाता है। ईश्वर का दोस्त मतलब बोला गया अगर, तो ये ईश्वर के काफी करीबी थे। ईश्वर के काफी करीबी होने के नाते इनको संज्ञा वली की भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि इनका जो लेना देना था, इनका जो उठना बैठना था, इनका जो बेसिकली ज्यादा संतों के अंदर या सूफी संतों के अंदर उठना बैठना ज्यादा था। अभी जब सूफीज्म पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां पे एक नाम पढ़ाऊंगा गेसु दराज का। नाम सुना होगा आपने, बंदा नवाज गेसु दराज। ठीक है, ये एक सूफी संत है। ठीक, बंदा नवाज गेसु दराज कौन है? सूफी संत है। और इन सूफी संत के साथ में ही ये उठा बैठा करते थे, इन्हीं को अपना गुरु भी मानते थे और इन्हीं की सारी शिक्षाओं को सीखे हुए ये थे। ठीक है, अहमद शाह वली जिनका नाम है। गेसु दराज के बारे में अगर आपने ना सुना हो, तो गेसु दराज के जो गुरु हैं उनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी। ठीक है, दिल्ली के अंदर उनकी दरगाह है। अगर आपने उनका नाम भी ना सुना हो, तो आपने नाम सुना होगा निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह वहां पे। अगर आपने निजामुद्दीन औलिया का भी नाम ना सुना हो, तो आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम सुना होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी नाम ना सुना हो, तो आपने जरूर और जरूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जरूर सुना होगा, जिनको गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे के कौन है? एक दूसरे के, कोई किसी का गुरु है, कोई किसी का शिष्य। जैसे गेसु दराज अपना गुरु किसको मानते थे? वो चिराग दहलवी को मानते थे। चिराग दहलवी अपना गुरु मानते थे निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया अपना गुरु मानते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपना गुरु ख्वाजा गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती के भी गुरु वो हारून थे। ठीक है, वो हारून थे। तो ये सब अभी पढ़ना है, आपको याद करना है। मैं तो बता रहा हूँ, आपको भी याद करना आगे चल के। जब सूफी परंपरा में चिश्ती परंपरा याद करोगे ना, तो चिश्ती परंपरा की ये पूरी परंपरा जो आपको वहां पे याद करनी होगी।
ठीक है। और ऐसे ही इसको याद करना, तो एक नाम तो हमें यहाँ मिल गया अहमद शाह वली, ये सूफी संत के तौर पर ही इनका कार्यकाल है पूरा का पूरा। इन्होंने भी उर्दू को काफी प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। निर्दयी और हृदयहीन इनको इसलिए बोला जाता था, दुश्मनों के प्रति कोई दया नहीं किसी भी तरीके की, ठीक है। हृदयहीन भी बोला जाता था। हृदयहीन का मतलब जनता के प्रति जो इनका रहने सहने का तरीका था, वो रहने सहने का तरीके के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा रिलीजियस कानून ही लागू करने का कार्य करते थे। जो रिलीजन के अकॉर्डिंग होगा वही होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें ये लागू करते थे, ठीक है। वारंगल पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, और वारंगल की विजय ने क्या करा, वारंगल की विजय ने पूरे लगभग दुनिया के अंदर यहाँ पे बहमनी एम्पायर का नाम प्रचलित कर दिया, क्योंकि वारंगल बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था जिसने विजयनगर की कमर तोड़ दी थी वहां पे वारंगल की हार के बाद में, ठीक है। तो बेसिकली वारंगल पे कब्जा करना, और राजधानी का तो मैंने आपको हस्तांतरण बता ही दिया कि राजधानी का हस्तांतरण कब हो गया, यहाँ पे गुलबर्गा से बदल के बीदर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इनके समय के काल की इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मोहम्मद शाह, ये द्वितीय नहीं है, ये तृतीय है, ठीक है। मोहम्मद शाह तृतीय है, मोहम्मद शाह थर्ड, ठीक है। 1463 से लेके 1482 तक, ठीक है। इनकी उम्र मात्र 9 साल थी जब ये शासक बने, ठीक है। जब ये शासक बने तो इनकी उम्र 9 साल की होने की वजह से इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था महमूद गवाह, ठीक है। क्या नाम था, महमूद गवाह, ठीक है। महमूद गवाह इनके एक मंत्री थे, जो सेनापति कह लीजिए, कमांडर इन चीफ कह लीजिए। जैसा हमने अकबर के समय में किसको देखा था, बैरम खां को, अकबर के समय में बैरम खां, वैसे ही सेम आप मान लीजिए मोहम्मद शाह तृतीय के समय में महमूद गवाह। मोहम्मद शाह तृतीय शासन पे जरूर बैठे 9 साल की उम्र में, लेकिन 82 तक एक्चुअल फॉर्म में अगर कोई शासन करा है तो वो करा है महमूद गवाह ने, ठीक है। मोहम्मद शाह सिर्फ बैठे थे गद्दी के ऊपर, मोहम्मद शाह तृतीय हैं, ध्यान रखिएगा अगेन, फिर ये सिर्फ गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे। इसके अलावा इनका कार्य कुछ नहीं था, सारा कार्य कौन कर रहा है, महमूद गवाह करते थे। सारा कार्य करने में अगर मैं इनके बारे में बताना शुरू करूं तो महमूद गवाह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस पूरे बहमनी एम्पायर में सारे शासकों से ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो एक सेनापति है, और वो है महमूद गवाह, ठीक है। शासकों को सबको एक तरफ रख दो, महमूद गवाह अकेला इतना काम करके चलेगा जितना सारे मिलाकर शासकों ने भी ना किया हो, ठीक है। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो महमूद गवाह ने बेसिकली 9 साल की उम्र में जब इनको संभालना शुरू किया, तो संभालने के शुरू के समय में बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपको इनके समय में देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, और साथ ही साथ में इन्होंने जिस तरीके से रेवेन्यू का बंटवारा किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। अब जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें, इन्होंने पूरे के पूरे जो बहमनी एम्पायर था उसको 8 तरफों में, तरफ में बांट दिया था, तरफ बोला जाता था, तरफ, ठीक है। तरफ का मतलब इस तरफ उस तरफ वाला ही तरफ है ना, तो वो वाला तरफ याद रखिएगा, तो तरफ बोला जाता था। इन्होंने क्या करा, पूरे प्रांत को 8 तरफों में बांट दिया, ठीक है। सूबे जैसे हम बोलते हैं ना, सूबों में बांट दिया जाता है, जैसे आज राज्यों में बांट दिया जाता है, वैसे इन्होंने पूरे बहमनी एम्पायर को 8 तरफ में बांट दिया, और उन 8 तरफों की कमांड दे दी वहां के तरफदारों के हाथों में, ठीक है। तरफदारी प्रणाली शुरू करने वाला कौन है, महमूद गवाह है। महमूद गवाह ने 8 तरफों में पूरे बहमनी एम्पायर को बांटा। उसी 8 तरफों के अंदर तरफदार होते थे, तरफदार के अंडर में होता था शिक्तादार, ध्यान रखिएगा ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कौन होता था, शिक्तादार। शिक्तादार बेसिकली होते थे कि जो तरफ थी उन 8 तरफों में 23 शिकों में बटा हुआ था पूरा का पूरा बहमनी एम्पायर। उन 23 ब्रांचों को लीड कौन करते थे, वहां के शिक्तादार लीड किया करते थे, ठीक है। और उन्हीं शिक्तादारों को जो असिस्ट करते थे या नीचे इनकी मदद किया करते थे वो लोग होते थे चौधरी, ठीक है। इस समय में चौधरी बहुत प्रचलित वर्ड था, तो इस समय में चौधरी एक वर्ड यूज होता था जो इनको असिस्ट करते थे, ठीक है। चौधरी मदद करेगा शिक्तादार की, और शिक्तादार तरफदार को मदद करेगा। तो ऐसे चल के पूरा बहमनी एम्पायर का संचालन हुआ करता था, ठीक है। एक सिस्टमैटिक तरीके से बहमनी एम्पायर को चलाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, महमूद गवाह। सोचिए एक मंत्री है सिर्फ और सिर्फ राजा का, और वो मंत्री क्या कर रहा है, इस तरीके की प्रणाली अपने राज्य में लागू कर रहा है राजा की परमिशन से, और तो इसलिए महमूद गवाह का नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बात करें तो रेवेन्यू का कलेक्शन इसने क्या करा, रेवेन्यू का कलेक्शन बेसिकली डायरेक्ट सरकार के हाथों में, डायरेक्ट सरकार, बोले कोई मनसबदारी प्रणाली नहीं,
कोई इक्तादारी प्रणाली नहीं, किसी भी तरीके की कोई ऐसी प्रणाली नहीं होगी जैसे अमरनायक प्रणाली होती थी। कलेक्शन सीधा उठाइए और उठा के किसको दीजिए, राजा को दीजिए। तो टैक्स सीधा किसके हाथ आता था, राजा के हाथों में आता था। तो टैक्स प्रणाली इसने सुधार की थी। इस समय टैक्स प्रणाली के लिए जाना जाता है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है इसके समय में, आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए इनका नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इन्होंने एक मदरसा खोला था, ठीक है, गुलबर्गा के अंदर। आज के समय में बहुत पॉपुलर मदरसा है। मदरसे का नाम ही है महमूद गवा मदरसा। ठीक है, वहां पे एक मदरसा खोला था। मदरसे को खोलने का जो मेन लॉजिक था इनका, वो था लर्निंग, मतलब वहां पे शिक्षा देना चाहते थे। शिक्षा के साथ साथ में इन्होंने यहाँ पे रेजिडेंट्स का भी इंतजाम किया हुआ था, रहने की भी व्यवस्था लोगों की वहां पे होती थी। लाइब्रेरी हुआ करती थी उस समय की, सबसे विशाल लाइब्रेरी यहाँ पे देखी जाती थी। तो वहां पे एक बड़ी लाइब्रेरी होती थी जहाँ पे हर धर्म की, हर वर्ग की ग्रंथों को, किताबों को या हर तरीके की शिक्षाओं को यहाँ पे दिया जाता था। लाइब्रेरीज में बच्चे पढ़ने वहां पे जाते थे, लोग नॉलेज लेने जाते थे, तो वो लाइब्रेरीज होती थी। ठीक है, तो ये एक मदरसा जरूर था, लेकिन यहाँ पे लर्निंग, शिक्षा भी होती थी, साथ ही साथ में रहने का भी लोगों का इंतजाम था। और तीसरी चीज, लाइब्रेरी या शिक्षा के उच्च स्तर को बढ़ाने का भी कार्य किया जाता था। महमूद गवा ने अपने ही समय काल में मोहम्मद शाह थर्ड के साम्राज्य को इतना विस्तार कर दिया था कि शायद वो एम्पायर विजयनगर से बड़ा एम्पायर बन चुका था। ठीक है, तो महमूद गवा के समय में यह एम्पायर कितना बड़ा हो गया था, विजयनगर से भी बड़ा एम्पायर हो गया था। ठीक, 1482 में हुआ क्या, जब ये 20 साल से इतना सारा कार्य करते लगातार आ रहे थे, तो ये वहीं के कुछ लोगों की नजरों में खटकने लगे। ठीक है, वहीं के लोगों के बहुत सारे और भी नॉवेल्स थे वहां पे, और भी मंत्री थे, है ना, तो उन नॉवेल्स की नजरों में खटकने लगे। उन्होंने जाके राजा को भरना शुरू कर दिया। बोले ऐसा है कि महमूद गवा किसी दिन तुम्हारी गद्दी छीन लेगा, ठीक है, और गद्दी छीनने के बाद तुम्हें मार देगा, और मारने के बाद बैठ जाएगा, सारा काम तो यही करता है तुम्हारा, है ना, और ये धीरे धीरे तुमसे गद्दी छीन लेगा। ठीक, मोहम्मद शाह को ये बात समझ आ गई, और मोहम्मद शाह ने क्या करा, महमूद गवा की हत्या करवा दी। ठीक है, प्रूव नहीं हुआ था कुछ भी ऐसा कि वो गद्दी छीनने वाला है या ऐसा कुछ भी, सिर्फ बातों में आके इन्होंने क्या करा, महमूद गवा की हत्या करवा दी। महमूद गवा की हत्या होना पूरे बहमनी एम्पायर के डिक्लाइनेशन का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, मोहम्मद शाह ने इनकी हत्या तो जरूर करवा दी, मोहम्मद शाह ने इनकी हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद में मोहम्मद शाह इतना नहीं सोच पाए कि अगर इसको शासन लेना होता तो 20 साल इसने जो संभाले हैं मेरे, उसमें भी ले सकता था, 20 साल फिर मेरे अंडर में कार्य ही क्यों करता। ठीक है, इन्होंने शायद नहीं सोचा। नॉवेल्स की बातों में आए, महमूद गवा का हटना मतलब मोहम्मद शाह का जीरो हो जाना था। ठीक है, मोहम्मद शाह जीरो हो गए, उन्हीं नॉवेल्स ने उठा के मोहम्मद शाह की हत्या कर दी। ठीक है, मोहम्मद शाह की हत्या जैसे ही महमूद गवा की हत्या की गई, कुछ ही समय बाद 1482 में ही किसकी हत्या कर दी गई, महमूद गवा की हत्या कर दी गई। और महमूद गवा की हत्या के बाद में यहां से शुरू होता है डिक्लाइनेशन ऑफ बहमनी एम्पायर। हमने इसको शुरू कर दिया 1347 में, 1482 में इसका डिक्लाइनेशन होना शुरू हो जाता है, और 1482 के बाद में 1489 और 90 ये समय काल है जब अलग अलग सेपरेट राज्य बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अहमदनगर है, बीदर है, बरार है, ऐसे करके अलग अलग साम्राज्य टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो महमूद गवा इसलिए एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए हम इनको इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, महमूद गवा के बारे में इसमें कई सारी बातें और भी लिखी हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको दे दूंगा, इसको पढ़ लेना जाके। ठीक है, ये देखिए, ये है वो मदरसा, गवा मदरसा, जो बीदर के अंदर बेसिकली कर्नाटका के अंदर देखा जाता है। इस मदरसे का अभी आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये पूरा का पूरा साम्राज्य 1482 के बाद में ऐसा डिक्लाइन हुआ कि डिक्लाइनेशन के बाद में कई सारे पार्ट्स में ये विभाजित हो गया, बट गया। ठीक है, अब हुआ क्या इसके बाद में देखिए, 1482 के बाद में जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में 1482 से लेकर 1518 अप्रॉक्स ये समय मान लीजिए, ये शासनकाल जो है ये बहमनी एम्पायर चलता जरूर रहा, लेकिन बहमनी एम्पायर के कई सारे जो अनसक्सेसफुल रूलर हम कह सकते हैं, या ऐसे शासक आए जो गद्दी को नहीं संभाल पाए, वो सिर्फ नॉवेल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, नॉवेल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और इसी समय काल के अंदर 1482 से 1518 के बीच में तमाम राज्यों का यहाँ पे कह सकते हैं हम कि विस्तार होना शुरू हो गया। जैसे बहमनी एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिया अहमदनगर ने। ठीक है, अहमदनगर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिया, और इन्होंने अपने आप को नाम दिया निजाम शाही डायनेस्टी।
क्या नाम दिया? निजाम शाही डायनेस्टी या निजाम शाही वंश का नाम दिया। कौन सा नाम दिया? निजाम शाही वंश। ऐसे टोटल भारत के अंदर 5 वंश हुए, ठीक है। इन 5 वंश की बात अभी हमें करनी है एक एक करके। 82 से लेकर 18 तक का समय का, और अंत वंश की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1527 के अंदर। तो हमें उस पूरे के पूरे काल में इन 5 वंशों के बारे में डिटेल में एक एक करके जगह, नाम और ऐसे करके लिखना। यहाँ पे एक ऐसी टेबल बनाइएगा इस तरीके की, ठीक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा आपका वो कुछ इसी तरीके से आएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कौन सा वंश, ठीक है। वंश के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस कौन सा था, कौन सी जगह पे ये वंश था, स्थान कौन सा था, ठीक है। स्थान के बाद में इसका लीडर कौन, नेता कौन था जिसने इस वंश की शुरुआत की होगी, ठीक है। और बाद में हम लिखेंगे अंत, इसका एंड कैसे हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि बहमनी एम्पायर के अंदर प्लेसेस यही सब पूछा जाता है, वंश, प्लेस, लीडर या अंत कब हो गया, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। यह मैं साथ में लिखा दूंगा आपको कौन से समय में हुआ था। तो वंश के अंदर यहाँ पे पहला वाला आप लोग लिखेंगे वंश का नाम, जो हमने यहाँ पे लिखा है निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश। पहला वंश लिखेंगे निजाम शाही वंश। ठीक है। प्लेस में तो आप अहमदनगर लिख लेंगे, आप अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। ठीक है। इसके बाद में यहां पे नाम लिखिए लीडर में अलाउद्दीन निजाम शाह। निजाम शाह, ठीक, अलाउद्दीन निजाम शाह। अंत लिखिए इसका 1636, 1636। ठीक है। जब आपने वंश लिखा था निजाम शाही, तो वहीं पे ब्रैकेट में 1490 लिख लेना, क्योंकि इसकी शुरुआत 1490 में हुई थी, अंत हो गया 1636। ठीक है। और अंत 1636 में हुआ था, तो उस समय बताओ मुझे मुगल शासक कौन रहा होगा? शाहजहां। ठीक है। तो इसका अंत करने वाला शासक शाहजहां है। शाहजहां ने ही इसे मुगल दरबार अपने साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक। दूसरा साम्राज्य लिखिए बीजापुर, वंश का नाम लिखिए। दूसरा वाला वंश का नाम आदिल शाही वंश लिखना, नाम का लिखना आदिल शाही वंश। वंश का नाम है आदिल शाही, प्लेस का नाम है बीजापुर। वंश का नाम है आदिल शाही, प्लेस का नाम है बीजापुर। ठीक है। लीडर है यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अंत 1686, अंत 1686। 1686 में मुगल शासक कौन होगा? हाँ जी, शाहजहां के बाद कौन आया था शासन करने? औरंगजेब आया था ना, औरंगजेब होगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब ही तो आया। लिखिए इसका अंत करने वाला है औरंगजेब 1686 में।
उसने इसको मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तीसरा वंश है कुतुबशाही वंश। चलिए बना या ये वाला वंश वही 1490 में, 1490 नहीं, एक साल पहले 1489 कितना 89 में शुरुआत हो गई थी, तो 89 ही आता है इसका। बीजापुर 1489 89, ठीक है 1489 89, अंत हो गया 1686 में, ठीक है। और अंत करने वाला कौन है? औरंगजेब, ठीक। तीसरा लिखिए कुतुबशाही वंश। स्थापना है 1518, कुतुबशाही वंश 1518। लीडर है अली कुतुब शाह, लीडर है अली कुतुब शाह। प्लेस है गोलकोंडा, प्लेस है गोलकोंडा। अंत है 1687, अंत है 1687। ठीक है, अगला वंश लिखिए इसमें इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। प्लेस बरार, जगह का नाम है बरार। शासक का नाम इमादुल मुल्क, लीडर है इसके इमादुल मुल्क। अंत हो गया 1572, अंत हुआ 1572, 1572। और 1572 में इसका अंत करने वाला पहला वाला वंश जो था वो था निजाम शाही वंश। इसको औरंगजेब ने नहीं हटाया, शाहजहां ने नहीं हटाया, निजाम शाही वंश ने इसे अपने में मिला लिया। तो निजाम शाही वंश ने इसका अंत कर दिया 1572। 74 लिखा है, 72 74 दोनों दिखेगा तुम्हें, 72 ही लिखना, उसे सही कर लो 72, ठीक। उसके बाद में अगला बीदर। बीदर का मतलब हो गया आपका बरीद शाही डायनेस्टी, बरीद शाही वंश। बीदर का हो गया बरीद शाही वंश। शासक है अली बरीद, शासक है अली बरीद। सोलह सौ 57 अंत है 1657, 1657 में अंत है। ठीक है, प्लेस लिख दिया था ना बीदर। 1657 में अंत, और अंत किसने किया होगा 57 में? स्थापना 1518, 1518। 18 में अभी बताया मैंने वंश खत्म हो गया था। 27-28 में इसकी स्थापना करने वाले शासक ने वो लिखा हुआ था 18। 28 में इसकी बाद में स्थापना फिर से दोबारा हुई थी। 18 में फर्स्ट टाइम इसको अलग सेपरेट किया गया था, ठीक है। तो कैपिटल इसको 28 में बनाया गया था, लेकिन अंत इसका मतलब शुरुआत इसकी 18 में हुई,
ठीक है, ये टेबल याद रखिएगा जरूर, क्योंकि ये टेबल काम की है। पांचों वंश है ना, पांचों वंश, उनके शासक कौन कौन से थे, कौन कौन सी जगहों से राजवंश चला रहे थे अपना, और अंत कब कब किस किस का हो गया, और किसने किसने इसका अंत कर दिया होगा। ठीक है, वो चीज ध्यान रखिएगा। 1657 में भी अंत करने वाला इसका कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब ने इसका अंत किया होगा 1657 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस एक शाहजहां है, बाकी में सब आपको औरंगजेब ही दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रशासन वगैरह देख लीजिए थोड़ा। प्रशासन की बात करें अगर, तो जैसे मैंने बोला प्रांतों को तरफ जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, उसमें डिवाइड किया गया था। 8 तरफ थे टोटल मिला के। ठीक है, और उनमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट दौलताबाद, बीदर, बलार और गुलबर्गा हुआ करते थे। ठीक है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 थे। दौलताबाद अभी हम देख के आए थे महाराष्ट्र के अंदर, है ना, वहीं से तो शुरुआत हुई है पूरी की पूरी बहमानी एम्पायर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरफ तो यही था। बीदर, बलार अभी हमने देख लिया। ठीक है, बीदर, बलार के बारे में एक अलग अलग पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट स्टेट ही बन गए है। और गुलबर्गा कर्नाटका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है, विजयनगर का भी कुछ समय और बाद में बहमनियों का हो गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 ये थे जो बेसिकली इसमें थे। टोटल 8 तरफ में बांटा गया था पूरे के पूरे उसको। ठीक है, तरफ के अधिकार क्षेत्र खालसा भूमि। खालसा भूमि बेसिकली किसको बोलते हैं, जो किसकी होती है, शासक की होती है। जो लैंड का ओनर कौन होता है, सीधा शासक होता है ना। खालसा भूमि के बारे में पहले बताया था मैंने आपको। तो तरफ का मतलब ये नहीं होता था कि वो मनसबदारी सिस्टम से लेना देना हो उसका, या आपका इक्तदारी सिस्टम से लेना देना हो, या अमरनायक प्रणाली से लेना देना हो। सीधा मतलब होता था उसका लेना देना होता था, शासक खालसा भूमि के तौर पर सारा कंट्रोल अपने हाथों में ही रखता था, किसी को देता नहीं था। ऐसा नहीं है कि तरफदारों को कंट्रोल पूरी तरीके से दे दिया गया हो, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो तरफदार इस तरीके से होते थे, ऐसे दिया जाता था। भूमि अनुदान या जागीर के तौर पर, है ना, यहाँ पे वेतन दिया जाता था। वेतन भी कैश में भी दिया जाता था, और भूमि जागीरों के तौर पे भी दी जाती थी। लैंड के फॉर्म में भी वेतन लोगों तक पहुंचाया जाता था। सैन्य प्रशासनों की बात करें तो पूरी की पूरी श्रेणी को 2 तबकों के अंदर विभाजित किया गया था। एक तो बेसिकली जो भारत के ही मुस्लिम्स थे, ठीक है, और एक मुस्लिम्स वो थे जो मुस्लिम्स कहां से आए हुए थे, जो फारस के इलाके से, तुर्की के इलाके से, उन इलाकों से आके भारत के अंदर मुस्लिम बसे होंगे। ऐसे 2 इलाकों के अंदर इन्होंने क्या करा था, पूरी की पूरी सेना का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि अमीरों की श्रेणी में 2 समूह थे, ये लिखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, दक्कन के लोग जो अप्रवासी मुस्लिम थे और वो लंबे समय से दक्कन में ही रह रहे थे, उसी समय में वहीं पे उनका ओरिजिन हुआ और वहीं पे वो रहते आए। तो एक सेना वो बनी थी, और दूसरी सेना थी वो परदेसी लोग हुआ करते थे। परदेसी का मतलब बेसिकली ईरान से, मध्य एशिया से या इराक से आए हुए लोग सेना के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग बारूद के इस्तेमाल से भी परिचित थे। ये क्वेश्चन बना था एक बार प्रीलिम्स में कि ये जो है कौन सी टेक्निक या तकनीक को जानते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बारूद से ये लोग परिचित थे, लेकिन बारूद का प्रयोग नहीं हुआ इनके किसी भी युद्ध के अंदर, लेकिन परिचित जरूर थे। ठीक है, साहित्य की बात करेंगे तो इनके समय में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मोहम्मद गवाह या महमूद गवाह की बात करते हैं। महमूद गवाह ने ही इस समय में साहित्य के ऊपर भी ध्यान दिया था। मैंने बोला था आर्किटेक्चर के मामले में तो था ही वो बंदा, और साथ ही साथ में कई सारी फारसी भाषाओं में कविताएं लिखी, जिसमें ये उनकी कृतियां कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें रियाजुल इंशा और मनाजिरुल इंशा, ये 2 तरीके की कृतियां उनकी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने महमूद गवाह ने लिखी। प्रीलिम्स में पूछे गए फैक्ट है ये, जो आपसे वहां पे पूछ लेते हैं कि महमूद गवाह ने कौन सी भाषा में अपनी कृतियां लिखी थी, या उन कृतियों के नाम दे देता है सीधे सीधे, ये कृतियां किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साहित्य की बात करें, दक्कनी उर्दू जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, है ना, इसी की बोलचाल होना शुरू हुई, यहीं से बातें होना शुरू हुई दक्कनी उर्दू में बहुत ज्यादा। अगर दक्कनी उर्दू को प्रोटेक्ट करने की बात करें हम लोग, तो बेसिकली हमने बात करी थी एक मोहम्मद सेकंड की, उसने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अहमद शाह वली, है ना, उनका भी नाम आता है इसके अंदर, और अहमद शाह वली से जुड़े हुए कौन थे, बंदा गेसु दराज। ठीक है, तो बंदा नवाज गेसु दराज इनसे जुड़े हुए थे, इसलिए दक्कनी उर्दू को प्रोटेक्ट करते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्होंने भी प्रमुख जो सूफी संत है गुलबर्गा के अंदर, यही बंदा जो नवाज गेसु दराज है, इनका कहाँ पे विश्राम स्थल है, वो गुलबर्गा में ही है। कर्नाटका के अंदर गुलबर्गा जो जगह है वहीं पे है, और इस भाषा में ही ये अपनी तमाम कृतियां लिखा करते थे। ठीक है, उस समय के जो भी संत थे, सूफी लोग जो भी थे, वो सारे के सारे अपनी कई सारी कृतियां लिखा करते थे, बहुत सारी भाषाओं में
चीजें लिखा करते थे। इनकी भाषा जो थी वो कौन सी थी? दक्षिणी उर्दू की भाषा थी। उस भाषा के अंदर ये लिखा करते, जैसे अभी हम लोग देखे आए विजयनगर एम्पायर के अंदर कृष्णदेव राय कौन सी भाषा में लिख रहे हैं? कभी संस्कृत में लिख रहे हैं, कभी तेलुगु में लिख रहे हैं ना। तो ऐसी भाषा यहाँ पे अगर चलती थी बहमनी एम्पायर में तो फारसी चला करती थी, लोग फारसी से बहुत ज्यादा परिचित थे। बट इन्होंने इसी समय में एक दक्षिणी उर्दू को यहाँ पे महत्व दिया, बढ़ावा दिया। तो पूछा जाए दक्षिणी उर्दू को बढ़ावा देने के लिए इनको जाना चाहता है। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत अलग कुछ तरीके की यहाँ पे आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हुई दक्षिण भारत के अंदर, जो शायद पहले नहीं थी। पहले हमने देखा द्रविड़ शैली के अंदर तमाम आर्किटेक्चर वहां बने हुए थे इससे पहले, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में रूल करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश है जो कौन सा है? बहमनी एम्पायर है। दक्षिण भारत में इससे पहले कोई मुस्लिम राजवंश रूल नहीं किया कभी। आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया होगा, कभी नहीं देखा होगा कि कोई मुस्लिम राजवंश वहां पे रूल कर रहा हो। तो ये एक पहला राजवंश है बहमनी एम्पायर जिसने दक्षिण भारत में रूल किया। तो अपने आर्किटेक्चर या अपने बहुत सारे तरीकों की चीजें वहां पे कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर या कला संस्कृति के तौर पे छोड़ी होंगी, है ना। उसी का यहाँ पे इंडो इस्लामिक शैली बोला जाता है वहां पे जो फॉलो होती थी। ठीक है, ये लोग बेसिकली फारसी वास्तुकला को यहाँ पे लेके आए, जो फारस के अंदर, पर्शिया के अंदर जो वास्तुकला यूज होती थी वही वास्तुकला दक्षिण भारत में दिखने लगी। तभी वहां पे हमने देखा कि लंबी लंबी मीनारें बनने लगी, जैसे भी आपने पीछे मदरसा देखा था उसमें मीनारें भी देखने को मिलती थी। ठीक है, वहां पे मेहराब भी बनने लगे थे। मेहराब बेसिकली घेरे को बोलते हैं, बड़ा सा एक घेरा होता है, घेरे बना दिए जाते हैं, मेहराब बना दिए जाते हैं। गुंबद बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े गुंबद बना दिए जाते थे। हजारा बना दिया जाए, हजारा चौकोर बाउंड्री को बोलते हैं बेसिकली, जो चौकोर बनाया जाता है, चतुर्भुजकार में बनाया जाता है। इस तरीके की तमाम चीजें हैं। ठीक है, इमारत के शीर्ष पर आपको एक चांद बना हुआ दिखाई देगा। ज्यादातर आप गुंबद देखोगे या मीनारे देखोगे, उसमें हमेशा दिखेगा कि गुंबद की सबसे ऊपर की जो चोटी है उसके ऊपर एक चांद सा बना हुआ दिखाई देता है। एक सिंबल की तरह यूज किया जाता था, पहचान के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो गुलबर्गा में जैसे स्मारक, शाह बाजार मस्जिद है, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दक्षिण भारत के अंदर जो वहां की वास्तुकला से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा क्योंकि इस पे आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी जगह पे ये निर्माणित चीजें वहां पर है। तो जैसे जामा मस्जिद है, हफ्ता गुंबज है या शाह बाजार मस्जिद है, ये सब कहाँ पे? गुलबर्गा में। गुलबर्गा कर्नाटका के अंदर। बीदर में भी हमने देखा था मोहम्मद गवाह का मदरसा। ठीक है, मोहम्मद गवाह का मदरसा वही है, 16 खवा मस्जिद वही है, रंगीन महल वही है और जनता महल वही है। ये भी प्लेसेस है। हम उत्तर भारत के प्लेसेस से तो परिचित होते हैं, हमें पता होता है कौन सी जगह कहाँ पे है, लेकिन दक्षिण भारत की आर्किटेक्चर और जगह हमें पता नहीं होती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बीजापुर में गोल गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज का निर्माण बोला गया था। चार मीनार आपने सुना होगा, है ना, जो चार मीनार भी है वो भी वहीं पे देखने को मिलता है हैदराबाद के अंदर। वो भी उसी वास्तुकला का कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वास्तुकला के एग्जाम्पल में वो भी बनना शुरू हुआ था, उसको भी बोला जाता है। ठीक है, इब्राहिम रोजा, बड़ा कमान, आनंद महल, चांद बावली, ये सब तमाम जगहें हैं जो इस समय में इंपॉर्टेंट थी और आज के समय में भी उदाहरण के तौर पर आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर आपसे कभी भी दक्षिण भारत की वास्तुकला या वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये आर्किटेक्चर वहाँ के सब इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं, ऐसे आर्किटेक्चर वहाँ बना करते थे। इसको नोट कर लीजिए सारे के सारे आर्किटेक्चर्स को, दक्षिण भारत के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं।
हो गया नोट? बेमनी भी समाप्त हो गया है आज, ठीक है। तो अब तक जाके क्वेश्चन लगा ही लेना, जैसे मैंने लगवा दिए आपको इसी तरीके से लगा लेना क्वेश्चन, वरना रोज में अगर क्वेश्चन लगवाता रहूँगा तो हो गया मैं सिलेबस। बाद में रिवीजन का समय जब हमें मिलेगा तब लगवाएंगे क्वेश्चन अच्छे से, है ना। अभी तो कम से कम आप लोग इसके क्वेश्चन जाके लगा लीजिएगा, बेमनी एम्पायर से रिलेटेड भी अब जाके देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आए, किस तरीके के क्वेश्चन आए। फिर आपका ये दक्षिण भारत के लगभग सभी राजवंश जो मध्यकालीन भारत में वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में लगभग सब समाप्त हो गया, सारी ही चीजें आपने पढ़ ली। दिल्ली सल्तनत बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, दिल्ली सल्तनत से पहले के भी राजवंश हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए थे। उसके बाद में मुगल राजवंश पूरा प्रॉपर खत्म करा था, ठीक है। प्रशासन शासन सबका पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब विजयनगर बेमनी बचा था, वो भी आज के समय में खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो विजयनगर बेमनी के बाद अब सिर्फ दो टॉपिक बचे इसके अंदर, वो है आपके सूफी और भक्ति आंदोलन। और सूफी भक्ति एक ही टॉपिक माना जाता है, तो वो कल और परसों की क्लास में जो भी हमारे जो क्लास बचेंगे उन क्लास के अंदर उसको भी समाप्त करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे मंडे या ट्यूसडे से आर्ट एंड कल्चर शुरू हो जाए, ठीक। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर प्रीलिम्स का पार्ट आज के समय में आर्ट एंड कल्चर ही है। हिस्ट्री के नाम पे सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है। हिस्ट्री में मध्यकालीन आपकी जो एंशिएंट है या फिर आधुनिक है, ऐसे इतिहास को उसने खत्म कर दिया धीरे धीरे और सीधा शिफ्ट कर दिया अपने आप को आर्ट एंड कल्चर पे। तो वो क्वेश्चन अब आर्ट एंड कल्चर के पूछता है, तो आपको पता होना जरूरी है, उसकी बेसिक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा सारा उसका, उस बेसिक से कनेक्शन जरूर कीजिएगा करंट अफेयर्स का, जहां जरूरत लगेगी करंट अफेयर से कनेक्ट करते चलेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत रिलेशन रखता है अपना करंट अफेयर से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे नया पार्लियामेंट हाउस बनना है ना, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है, आपके किसी और चीज का पार्ट नहीं, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है। राम मंदिर बना, राम मंदिर में कौन से आर्किटेक्चर को यूज किया गया, किस तरीके की शैली को यूज किया गया, वो सब आपका उसी का पार्ट। तो करंट में भी कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे, दर्शाएंगे, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं नीचे, ठीक है। ये गोल गुंबद देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ, जैसे मैंने बोला ऊपर गुंबद होती है और चारों तरफ एक घेराव होता है, मेहराब टाइप का होता है। और ये मेहराब में भी देखेंगे चारों तरफ मीनारे टाइप की बनी हुई है, ठीक है। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो गोल गुंबद वहां पे बनी हुई है, ठीक। गोल गुंबद के अलावा आप ये भी देख सकते हैं इब्राहिम रोजा, ठीक है। इब्राहिम रोजा के अंदर अगर आप देखोगे एक बड़ा सा मैदान दिया हुआ है, पैदल चलने के लिए एक रास्ता है, अंदर दो मीनारें बनी है, एंट्री गेट है, बड़े बड़े विशाल एंट्री गेट बनाए जाते थे इस समय। किसी भी जगह पे एंटर करने से पहले बड़े विशाल एंट्री गेट, जैसे हम इंडिया गेट दिल्ली के अंदर देखते हैं, है ना, दिल्ली दरवाजा देखते हैं अजमेर के अंदर, वहां बना हुआ है। तो इस तरीके के तमाम गेट बने हुए है ना। तो ऐसे गेट, जैसे अगर छोटा मोटा गेट देखना तो बरेली दरवाजा गिर चुका जो कि पीलीभीत के अंदर है, वो बचा भी नहीं, आप देखोगे भी क्या उसके अंदर। तो ऐसे तमाम गेट बना करते थे, ठीक है। तो हाँ, ऐसे गेट बना करते थे और इनके आसपास में जो मॉन्यूमेंट्स होते थे बहुत ही ज्यादा, इसको पिक्चर्स में देखते तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब सामने से देखोगे बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब आर्किटेक्चर भारत के अंदर कोई भी किसी भी वंश का शासक कभी भी बना कर गया, इतना खूबसूरत बनाए गए कि आपको उसको खड़े होकर निहारने का मन करेगा। इतनी खूबसूरत और बढ़िया तरीके से उन मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया। अभी रिसेंटली मैंने कई जगह विजिट करी, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, आंखों से जब सामने से देखो किसी मॉन्यूमेंट को तो उसका रियलाइजेशन होता अलग ही। आज के समय में शायद ऐसे कोई मॉन्यूमेंट बिल्डिंग कोई बना ही ना पाए, सोच भी ना पाए, और वो लोग उस समय में पता नहीं पक्की कच्ची कौन कौन सी मिट्टी को यूज करके ऐसी बुनियादें बना गए कि 800-800 साल, 1000 साल और उससे ऊपर टाइम हो गया। आज के समय में मॉन्यूमेंट्स जस के तस वैसे ही दिखाई देते हैं और खड़े हुए हैं वैसे, है ना। तो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, जब इनको देखना शुरू करोगे आप लोग, जाओगे धीरे धीरे ट्रेवल करना, तो ये सब देखिए इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। अब इसमें देखिए पूरी तरह चारों तरफ से घेर दिया गया इसको, बस ऊपर एक गुंबद बना दी गई, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन मॉन्यूमेंट्स को यहाँ बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी है बेमनी टॉम्ब है बिदर के अंदर,
वहां पे इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये है तमाम तरीके के, बस बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लिया आपने। ठीक, तो ये बेसिकली बहमनी एम्पायर से रिलेटेड आपका सारा का सारा था। बहमनी एम्पायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कला, वास्तुकला, विरासत और संस्कृति इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें लिखा बहमनी साम्राज्य ने अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक उन्नति के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी। टिप्पणी करें। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली लिखना क्या है, ये पूरा का पूरा बहमनी एम्पायर जो आपने पढ़ा, इतने छोटे छोटे साम्राज्यों में इसके पतन के बावजूद हम देखते हैं कि इसने सांस्कृतिक महत्व को लगातार बरकरार रखा, और लगातार देखने को मिलता है कि इसके पतन के पीछे कारण कोई भी पॉलिटिकल के अलावा जिम्मेदार नहीं माने जाते। आर्किटेक्चर भी मजबूत देखने को मिलता है हमें, है ना, और आर्किटेक्चर के साथ साथ में सांस्कृतिक महत्व, सहिष्णुता भी लगातार बनी दिखाई देती है। तो इस वजह से ये एम्पायर इंपॉर्टेंट था और हमने इस एम्पायर को खत्म कर लिया। कल से शुरू करते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।